और साइकोलॉजी की जो फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, वो अपन डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 1, जो कि है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। कौन सी यूनिट है? इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। इस सब्जेक्ट और इस यूनिट के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे कि जो साइकोलॉजी जो वर्ड है, जो सब्जेक्ट है, वो कहाँ से डिराइव हुआ है, कहाँ से आया, किसने इसको डिस्कवर किया, इसका मतलब क्या है, क्या क्या इसकी ब्रांचेज हैं, क्या इसके मेथड्स हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, वो सभी चीज़ अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 यानी कि यूनिट नंबर 1 में अपन क्या क्या चीज़ें देखेंगे, एक बार फिर देखते हैं। इसके अंदर अपन देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी फर्स्ट ऑफ ऑल, देन अपन देखेंगे डेफिनेशन, देन अपन देखेंगे, डिस्कस करेंगे ब्रांचेस, ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, देन मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। तो इट्स ऑल अबाउट दिस यूनिट। इस यूनिट के अंदर अपन इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, ब्रांचेस, मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, ये सब अपन डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन से कि साइकोलॉजी जो वर्ड है, जो सब्जेक्ट है, वो कहाँ से डिराइव हुआ है, किसने इसको इसका जो है डिस्कवर किया है, इसका मतलब क्या है, इस शब्द का मतलब क्या है। तो सबसे पहले जो ये वर्ड है साइकोलॉजी, सबसे पहले डिस्कवर किया था रूडोल्फ गुकले ने। रुडोल्फ गुकले एक फिलोसोफर थे, उन्होंने ये जो वर्ड है साइकोलॉजी, ये डिस्कवर किया था। ठीक है। अब रुडोल्फ गोल्कले ने ही अपनी साइकोलॉजी की सबसे पहली बुक साइकोलॉजिया जो है लिखी थी। ये बहुत याद रखने वाली बात है इधर कि रुडोल्फ गोखले ने ही साइकोलॉजी की अपनी सबसे पहली बुक साइकोलॉजिया लिखी थी, बनाई थी, फर्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी, रिटन बाय रिटन बाय रुडोल्फ गोखले ने ही साइकोलॉजी की फर्स्ट बुक बनाई थी, जिसका नेम था साइकोलॉजिया। क्या नाम था? साइकोलॉजिया। समझ गए? रुडोल्फ गोखले ने ये वर्ड दिया था साइकोलॉजी, और रुडोल्फ गोखले ने ही साइकोलॉजी की सबसे पहली बुक साइकोलॉजिया जो है लिखी थी। और उस बुक साइकोलॉजिया के अंदर उन्होंने ये टर्म साइकोलॉजी जो है यूज़ किया था। ये टर्म जो साइकोलॉजी है, उन्होंने इस अपनी खुद की बुक साइकोलॉजिया के अंदर सबसे पहली बार यूज़ किया था। तो ओके, ये बात तो अब ये तो बात हो गई कि ये वर्ड किसने डिस्कवर किया, वर्ड किसने बनाया। लेकिन अब ये वर्ड बना जो है वो अपन देख लेते हैं। ये वर्ड जो है ग्रीक लैंग्वेज, लैंग्वेज शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एक ग्रीक लैंग्वेज है, उसके दो वर्ड्स हैं, साइकी प्लस लोगस। ठीक है। ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड्स हैं, साइकी प्लस लोगस, जिसको मिला के ये जो वर्ड है साइकोलॉजी डिराइव हुआ है, ये जो वर्ड है साइकोलॉजी बना है। और ये वर्ड रुडोल्फ गोखले ने डिस्कवर किया, और इस वर्ड को उन्होंने अपने साइकोलॉजी जो बुक है, जो सबसे पहली बुक है, उसके अंदर उन्होंने इसको यूज़ किया है। अब ये तो बात हो गई कि ये वर्ड कहाँ से आ गया, किसने इसको डिस्कवर किया है। लेकिन अब ये देखना भी ज़रूरी है कि ये जो वर्ड है साइकी प्लस लोगस, इसका मीन्स क्या है, इसका मतलब क्या है, ये भी जानना ज़रूरी है। ठीक है। तो ये जो वर्ड है साइकोलॉजी, इसका मतलब होता है सोल। साइकी का मतलब होता है सोल, एंड लोगस का मीन्स होता है अपना स्टडी। अब ये जो मीनिंग दी है, ये मीनिंग दी है एक दूसरे से फिलोसोफर हैं अपने, जो उनका नाम है एरिस्टोटल। ठीक है।
अब वर्ड तो रुडोल्फ गोखले ने साइकोलॉजी दे दिया था, जो कि ग्रीक लैंग्वेज साइकी प्लस लोगस से मिलके बना था। लेकिन ये जो वर्ड है उसका मतलब क्या था, मीन्स क्या था, वो वर्ड का जो मतलब है, जो एक एरिस्टोटल फिलोसोफर थे, उन्होंने ये चीज़ बताई कि जो साइकी जो वर्ड है उसका मीन्स हो गया सोल, एंड स्टडी का मीन्स, लोगस का मीन्स हो गया स्टडी। ओके, अब इन्होंने क्या डेफिनेशन दे दी साइकोलॉजी की, स्टडी ऑफ सोल इज कॉल्ड साइकोलॉजी। सोल यानी कि अपने आत्मा, यानी कि आत्मा का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। स्टडी ऑफ सोल इज कॉल्ड साइकोलॉजी। ये किसने दिया, एरिस्टोटल ने। लेकिन आफ्टर फ्यू ईयर्स, कुछ सालों के बाद में एक न्यू फिलोसोफर आए, जिन्होंने ये बोला कि जो एरिस्टोटल ने जो वर्ड यूज़ किया है यहाँ पे सोल यानी कि आत्मा, वो बिल्कुल गलत है। वो यहाँ ये वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा, साइकी का मतलब सोल नहीं होता है। तो उन्होंने क्या किया, साइकी के जो ये सोल वर्ड जो मीनिंग निकाला था एरिस्टोटल ने, उसको चेंज करके उन्होंने बोला कि इसकी जगह, ये तो गलत हो गया, इसकी जगह जो वर्ड यूज होगा वो है माइंड, यानी कि मन की स्टडी करना। ठीक है, और ये किसने दिया, ये एक जो फिलोसोफर थे जिन्होंने बताया वो थे विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने ये जो डेफिनेशन दी साइकोलॉजी की कि स्टडी ऑफ माइंड इज कॉल्ड साइकोलॉजी, यानी कि मन का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। अब इन्होंने उस जो एरिस्टोटल थे उनकी जो डेफिनेशन थी उसको तो गलत साबित कर दिया, लेकिन ये बताना भी ज़रूरी है कि उसमें ऐसा क्या गलत था, उन्होंने उसको कैसे गलत साबित किया, ऐसी क्या उसमें कमी थी, तभी तो उन्होंने उसको गलत साबित किया। तो वो कमी ये थी कि सोल यानी कि आत्मा, अब आत्मा जो है क्या उसको कोई देख सकता है, नहीं। क्या वो विजिबल है, नहीं है ना। तो जब उस किसी चीज़ को देखा नहीं जा सकता, उसको वो विजुअलाइज नहीं किया जा सकता, परसीव नहीं किया जा सकता, ऑब्जर्व नहीं कर सकते उसको अपन कि उसका रंग रूप कलर कैसा है कैसा नहीं, तो जब जिस चीज़ को देखा ही नहीं जा सकता उसकी स्टडी कैसे करेंगे। सोल आत्मा, आत्मा को कोई देख सकता है क्या, नहीं देख सकता ना। तो जिस चीज़ को नहीं देखा जा सकता उसकी स्टडी कैसे करेंगे, ये उन्होंने ये वजह बताई विलियम जेम्स ने एरिस्टोटल के सोल वर्ड के लिए। इसलिए उन्होंने उसकी जगह, सोल वर्ड की जगह जो वर्ड यूज़ किया वो है माइंड, यानी कि मन का अध्ययन ही जो है फिलोसफी साइकोलॉजी कहलाता है। ओके, लेकिन आफ्टर फ्यू ईयर्स, अब कुछ सालों बाद फिर वापस एक और फिलोसोफर्स आए, साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने जो विलियम जेम्स की जो डेफिनेशन थी उसको गलत साबित किया कि स्टडी ऑफ माइंड इज़ नॉट अ साइकोलॉजी, माइंड का स्टडी करना साइकोलॉजी नहीं है। उन्होंने ये वर्ड माइंड को गलत साबित करा, और इसकी जगह उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा कि इसकी जगह वर्ड यूज होगा कॉन्शियस एक्सपीरियंस। अब ये किसने दिया, कौन फिलोसोफर थे, वो थे विल हीलम वुंड। ठीक है, पहले थे विलियम जेम्स जिन्होंने स्टडी ऑफ माइंड टर्म दिया था, डेफिनेशन दी थी। नेक्स्ट थे विल हिलम वुंड, जिन्होंने ये कहा कि स्टडी ऑफ माइंड इज नॉट अ साइकोलॉजी। उन्होंने ये कहा कि स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस, उसको उन्होंने साइकोलॉजी कहा। अभी तो कॉन्शियस एक्सपीरियंस का मतलब अपना होता है चिंतन, अपना होता है इसका मतलब चिंतन। ठीक है, अब कॉन्शियस एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है, चिंतन। चिंतन मीन्स कि कोई भी पर्सन अपने लाइफ में अपने आसपास किसी भी सिचुएशन या किसी भी ऑब्जेक्ट को देख के जो अनुभव करता है, उस चीज़ को देख के जो वो एक्सपीरियंस करता है, उस एक्सपीरियंस की स्टडी करना जो है साइकोलॉजी कहलाता है, ऐसा विलियम वुंड ने कहा अपने थ्योरी में। ठीक है, लेकिन आफ्टर फ्यू ईयर्स फिर वापस एक और फिलोसोफर आए, फ्यू ईयर्स वापस एक और फिलोसोफर आए, ठीक है, जिनका नाम था जे बी वॉटसन। क्या नाम था, जे बी वॉटसन। उन्होंने जो है विलियम वुंड की जो थ्योरी थी, जो डेफिनेशन थी, उसको गलत साबित किया कि स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस इज नॉट अ साइकोलॉजी। उन्होंने इस वर्ड को भी गलत साबित करके उन्होंने कहा, इसको चेंज करके उन्होंने लिखा बिहेवियर की स्टडी करना।
तो जेबी वाटसन ने जो फाइनल डेफिनेशन दी साइकोलॉजी की, वही डेफिनेशन आज तक चली आ रही है कि स्टडी ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड साइकोलॉजी। बिहेवियर यानी कि हिंदी मतलब व्यवहार, कि व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। स्टडी ऑफ साइकोलॉजी बिहेवियर इज कॉल्ड साइकोलॉजी। उन्होंने जो है ये जो विलियम वुंड की जो ये वर्ड था कॉन्शियस एक्सपीरियंस, इसको गलत से साबित किया। और वो क्या कह के साबित किया उन्होंने कि जो कॉन्शियस एक्सपीरियंस है, यानी कि पर्सन इंटरनली किसी चीज़ को ऑब्जर्व करके अपने क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, सिर्फ इसी का मतलब साइकोलॉजी नहीं है भाई। एक इंसान जो है बाहर से कैसा दिख रहा है, कैसा बात कर रहा है, क्या उसका टॉकिंग सेंस है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, दूसरे लोगों कैसे कैसे मतलब कैसे उसका ड्रेसिंग सेंस है, वो सारी चीज़ भी जो है साइकोलॉजी के अंदर स्टडी करना ज़रूरी है। क्योंकि कॉन्शियस एक्सपीरियंस तो आपके इंटरनली जो फीलिंग्स हो गई, इंटरनली जो एक्सपीरियंस है, आपने क्या उस किसी पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट या चीज़ को देख के ऑब्जर्व फील किया, एक्सपीरियंस लिया, आप सिर्फ उसकी स्टडी कर रहे हैं। लेकिन उसका फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल एक्टिविटीज़ भी स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी होती है, जो कि इन जेबी वाटसन ने जो है कहा। तो उन्होंने क्या कहा, स्टडी ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड साइकोलॉजी। ठीक है, यहाँ तक शायद क्लियर है सबको। ठीक है, एक बार वापस इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये जो वर्ड है साइकोलॉजी, वो रुडोल्फ गोखले ने डिस्कवर किया था, और रुडोल्फ गोखले ने ही साइकोलॉजी की सबसे पहली बुक साइकोलॉजिया लिखी है। उस बुक के अंदर उन्होंने जो टर्म है साइकोलॉजी उसका इस्तेमाल किया, उसको यूज़ किया। अब ये जो टर्म है साइकोलॉजी, ये जो वर्ड है साइकोलॉजी, ये ग्रीक लैंग्वेज के दो शब्दों से मिलके बना है, जिसका मतलब है साइकी प्लस लोगस। लेकिन अब ये इस वर्ड का मतलब क्या होता है, ये किसने दिया, ये एरिस्टोटल ने दिया। उन्होंने बताया कि साइकी का मतलब सोल होता है, यानी कि आत्मा। लोगस का मीन्स स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ सोल इज कॉल्ड साइकोलॉजी। ये डेफिनेशन उन्होंने दी, यानी कि आत्मा का अध्ययन ही साइकोलॉजी कहलाता है। लेकिन आफ्टर फ्यू ईयर्स, कुछ सालों बाद में दूसरे फिलोसोफर आए जिनका नाम था विलियम जेम्स। उन्होंने कहा स्टडी ऑफ माइंड इज साइकोलॉजी। उन्होंने एरिस्टोटल के सोल वर्ड को कैंसिल करके उन्होंने अपना एक नया वर्ड इन्वेंट किया, माइंड, यानी कि मन। मन का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। स्टडी ऑफ माइंड इज कॉल्ड साइकोलॉजी। लेकिन आफ्टर फ्यू ईयर्स जो विलियम वुंड है, उन्होंने जो है विलियम जेम्स के जो वर्ड था माइंड, उसको गलत साबित किया। कैसे कैसे उन्होंने क्या कैसे कह के उसको गलत साबित किया, क्योंकि माइंड यानी मन। मन भी क्या, मन को भी देखा जा सकता है? नहीं, मन को भी नहीं देखा जा सकता। तो जब किसी चीज़ को ऑब्जर्व ही नहीं किया जा सकता, उसको मेज़र नहीं किया जा सकता, तो उसकी स्टडी कैसे करेंगे? तो इसलिए मन को भी गलत साबित कर दिया गया विलियम वुंड के द्वारा। विलियम वुंड ने नया शब्द दिया कॉन्शियस एक्सपीरियंस, यानी कि चिंतन। कि इंसान अपनी लाइफ में किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ को देख के क्या फील करता है, क्या है उसका एक्सपीरियंस है, उन एक्सपीरियंसेस का स्टडी करना जो है साइकोलॉजी कहलाता है। वो विलियम वुड ने दिया। लेकिन आफ्टर फ्यू ईयर्स फिर फाइनली एक फिलोसोफर आए, जेबी वाटसन, जिन्होंने फाइनली साइकोलॉजी की जो डेफिनेशन दी, साइकोलॉजी वर्ड को जो डिफाइन किया, वही डेफिनेशन आज तक हम सभी लोग पढ़ते आ रहे हैं, जो कि उन्होंने कहा स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर या बिहेवियर इज कॉल्ड साइकोलॉजी, यानी कि व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी कहलाता है। यहाँ तक सबको क्लियर है? सब फर्स्ट चीज़ अपनी इंट्रोडक्शन क्लियर हो गई। ये है इंट्रोडक्शन के अंदर पूरा। ठीक है, तो आप लोगों को मेनली जो अब याद रखना है वो यही है कि स्टडी ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड साइकोलॉजी। ठीक है, क्या याद रखना है? स्टडी ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड, ये आपके लिए स्टार पॉइंट हो गया। ठीक है, स्टडी ऑफ बिहेवियर, जो कि किसने दिया? जेबी वाटसन ने दिया। ठीक है, नेक्स्ट अपन अब देखेंगे इसके कि यहाँ पे अपन ने जो टर्म यूज़ किया है बिहेवियर। अब बिहेवियर क्या होता है? यहाँ कह तो दिया जेबी वाटसन ने कि स्टडी ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड साइकोलॉजी। लेकिन अब अपन देखते हैं कि बिहेवियर में एग्जैक्टली होता क्या है, बिहेवियर में हम क्या क्या चीज़ें स्टडी करते हैं, क्या क्या चीज़ें, कैसी ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो अपन स्टडी करते हैं, जिसको अपन ऑब्जर्व करते हैं, विजुलाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो अब अपन थोड़ा सा एक जो टर्म है बिहेवियर उसको डिस्कस कर लेते हैं। कि बिहेवियर जो टर्म यूज़ किया है जेबी वाटसन ने, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब क्या होता है? तो ये जो बिहेवियर है उसका मतलब होता है ए ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज a group of activities which is performed by
परफॉर्म बाय एन इंडिविजुअल इन एंटायर लाइफ। यानी कि एक इंसान अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अपनी डेली लाइफ स्टाइल में जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, ए से लेके जेड तक जितनी भी एक्टिविटीज़ हो, चाहे वो उसका खाना हो, कोई गेम खेलना हो, उठना हो, सोना हो, रनिंग करना हो, डांसिंग करना हो, जितनी भी वो एक्टिविटीज़ करता है, उन सभी एक्टिविटीज़ का जो एक ग्रुप होता है, जो एक समूह होता है, उसे अपन बिहेवियर कहते हैं। यानी कि एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़, जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा उसके डेली लाइफ स्टाइल में, उस ग्रुप ऑफ उस एक्टिविटीज़ के समूह को, ग्रुप को अपन बिहेवियर कहते हैं। अब बिहेवियर के अंदर क्या होता है, यानी तभी तो अपन किसी इंसान की साइकोलॉजी को स्टडी कर पाएंगे। जब बिहेवियर तो टर्म तो दे दिया, लेकिन बिहेवियर में क्या आती हैं वो सभी एक्टिविटीज़ जो आप करते हैं। तो अब ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है, उन सबको ही ऑब्जर्व किया जाता है, उन सब की ही स्टडी की जाती है साइकोलॉजी के अंदर। तभी ये टर्म दिया, स्टडी ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड साइकोलॉजी। अब बिहेवियर के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है, जो सभी एक्टिविटीज़ अपन परफॉर्म करते हैं, उन एक्टिविटीज़ को 3 सब टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है, दूसरा एंड तीसरा। ठीक है, ठीक है। लाइक फर्स्ट है कॉग्निटिव एक्टिविटीज़, कॉग्निटिव एक्टिविटीज़। देन सेकंड इज कॉग्निटिव एक्टिविटीज़। एंड थर्ड इज अफेक्टिव एक्टिविटीज़। बिहेवियर के अंदर जो एक्टिविटीज़ स्टडी की जाती हैं, उन स्टडीज़ को उन एक्टिविटीज़ को 3 सब टाइप्स में डिवाइड किया गया है, कॉग्निटिव एक्टिविटीज़, कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ एंड अफेक्टिव एक्टिविटीज़। यानी कि एक इंडिविजुअल, एक पर्सन अपने डेली लाइफ में इन ये 3 तरह की एक्टिविटीज़ करता है। ठीक है। अब कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ को आप मोटार एक्टिविटीज़ भी बोल सकते हैं, मोटार एक्टिविटीज़ भी कह सकते हैं। अब अपन देख लेते हैं कि इनके अंदर किस किस तरह की एक्टिविटीज़ आती हैं। ये तो टर्म हो गई ये कॉग्निटिव एक्टिविटीज़, लेकिन इनके अंदर कौन कौन सी जो है एक्टिविटीज़ होती हैं वो अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ यानी कि मोटार एक्टिविटीज़। मोटार यानी कि कोई भी वो फिजिकल एक्टिविटी जो आप फिजिकली कर रहे हैं, वो सभी एक्टिविटीज़ इसके अंदर आएगी। फॉर लाइक एग्जाम्पल, आपका डांसिंग हो गया, फिजिकल एक्टिविटी है, वो कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ के अंदर आती है। आपकी स्विमिंग हो गया, आपका कोई भी एनी गेम्स हो गया, एक्सेट्रा। तो जो भी एक्टिविटीज़ जिसमें आप फिज़िकली इन्वॉल्व होते हैं, फिज़िकली आप कर रहे होते हैं, उन सभी एक्टिविटीज़ को कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ कहा जाता है, यानी कि मोटार एक्टिविटीज़ कहा जाता है। फॉर एग्जांपल डांसिंग, स्विमिंग एंड प्लेइंग गेम्स या एक्सेट्रा कोई सी भी एक्टिविटीज़। अब कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ कौन होती है, कौन? नेक्स्ट अपन देख रहे हैं कि कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं। तो कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ होती हैं लाइक थिंकिंग, कि क्या आप थिंक कर रहे हैं, आपके विचार, थिंकिंग यानी विचार। नेक्स्ट आपका है लाइक मेमोरी, यानी कि आपकी यादाश्त। फॉरगेटिंग, अटेंशन, थिंकिंग, मेमोरी, फॉरगेटिंग, अटेंशन, परसेप्शन, परसेप्शन, लर्निंग। ठीक है। ये जो थिंकिंग, मेमोरी, फॉरगेटिंग, अटेंशन, परसेप्शन एंड लर्निंग,
ये जो सभी एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं अपनी डेली लाइफ में, वो सभी एक्टिविटीज़ जो आती हैं कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ के अंदर आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं अफेक्टिव एक्टिविटीज़ कि ऐसी कौन कौन सी अफेक्टिव एक्टिविटीज़ होते हैं। फर्स्ट है अपना लाइक सैडनेस, इनसे हम अफेक्ट हो रहे हैं, लाइक सैडनेस, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस आपके लाइक सैडनेस, हैप्पीनेस, फीलिंग्स, ये जो सभी एक्टिविटीज़ होती हैं ये वो आपके अफेक्टिव एक्टिविटीज़ के अंदर आती हैं। ओके, ठीक है, सबको समझ आ गया। बिहेवियर एक बार अपन जैसे वापस डिस्कस कर लेते हैं। बिहेवियर क्या है? ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ है, किसी भी इंडिविजुअल, किसी पर्सन के द्वारा जो भी अपने डेली लाइफ स्टाइल में जितनी भी सभी एक्टिविटीज़ की जाती हैं, उन सभी एक्टिविटीज़ का जो ग्रुप है उसे अपन बिहेवियर कहते हैं। और जो एक्टिविटीज़ जो हैं उनको तीन सब टाइप्स में डिवाइड किया गया है: कॉग्निटिव, कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव। कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ में लाइक एक्टिविटीज़ आती हैं आपके डांसिंग हो गया, आपके सिंगिंग हो गया, आपके स्विमिंग हो गया, आपके जो भी कोई फिजिकली जो आप जिस चीज़ों में जिन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं वो सभी एक्टिविटीज़ आपके कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ के अंदर आती हैं। और कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ के अंदर आपकी लाइक मेमोरी से, माइंड से रिलेटेड आपके इंटरनली लाइक थिंकिंग, मेमोरी, फॉरगेटिंग, अटेंशन, लर्निंग कि आपके क्या विचार हैं, कैसी आपकी याददाश्त है, आपकी फॉरगेटिंग, आपका अटेंशन, आपका ध्यान, आपकी लर्निंग यानी सीखना, ये सभी एक्टिविटीज़ जो हैं आपके कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ के अंदर आती है। देन लास्ट जो है हमने डिस्कस किया था वो है अफेक्टिव एक्टिविटीज़, यानी कि कोई भी सैडनेस, हैप्पीनेस, फीलिंग्स, मूड्स, ये जो सब है आपके, तभी तो ये टर्म दिया गया है कि स्टडी ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड साइकोलॉजी, यानी कि किसी भी पर्सन के अगर साइकोलॉजी को पता लगाना होता है तो वो अपन उनकी ये सभी जो एक्टिविटीज़ जो वो परफॉर्म कर रहा है उन सभी एक्टिविटीज़ को अपन ऑब्जर्व करते हैं, विजुलाइज करते हैं। उसको ऑब्जर्व करने के बाद ही हम एक जो है पर्सन की जो है साइकोलॉजी को डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि पर्सन जो है किस तरह की उसकी साइकोलॉजी है, यानी कि किस तरह का उसका जो है साइक बिहेवियर है, यानी कि कैसे से उसकी साइकोलॉजी है, ये अपन बता सकते हैं। तो यहाँ पे अपन ने सब क्लियर होगा शायद सबको। पहला अपन ने डिस्कस कर लिया था इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, देन अपन ने डिस्कस किया बिहेवियर ऑफ बिहेवियर। ठीक है, नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी की जो डेफिनेशन है कि साइकोलॉजी की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है। ठीक है, पहला इंट्रो देख लिया, सेकंड अपन ने बिहेवियर के बारे में जो टर्म है उस टर्म का मतलब क्या होता है वो देख लिया। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ द साइकोलॉजी, डेफिनेशंस ऑफ द साइकोलॉजी। आप सभी स्टूडेंट से यही कहना चाहूँगा कि आप अपने एग्ज़ाम के अंदर जब भी कोई एक आपसे सवाल पूछा जाए कि डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी या कोई भी अदर किसी भी टॉपिक की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप सभी लोग जो हैं कम से कम दो डेफिनेशन लिखे, एटलीस्ट टू डेफिनेशंस उस जो टर्म की है आप लिख के आए हैं। ठीक है, जैसे आपसे कोई पूछे डिफाइन दी साइकोलॉजी, तो ये नहीं कि आपने एक ही डेफिनेशन लिख दी, नहीं, आपको कम से कम दो डेफिनेशन लिख के आनी है जिससे कि आप अच्छे मार्क्स गेन कर सके अपने एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट जैसे अपन जो डेफिनेशन डिस्कस करते हैं साइकोलॉजी की वो है, देखते हैं। साइकोलॉजी इज ए साइंस, साइकोलॉजी इज ए साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। और ये डेफिनेशन किसने दी? वेल्टर ने। अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू वेल्टर। वेल्टर एक फिलोसोफर रहे हैं जिन्होंने ये अपने डेफिनेशन दी है साइकोलॉजी की, जो कि अभी अपन ने डिस्कस करी है इंट्रोडक्शन के अंदर, यानी कि साइकोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। यानी जो साइकोलॉजी है वो एक साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर अपन क्योंकि जो भी पर्टिकुलर पर्सन है, ह्यूमन बीइंग है, उसके अपन बिहेवियर को स्टडी करते हैं, उसके व्यक्तित्व, उसके व्यवहार की अपन जो है अध्ययन करते हैं, यही साइकोलॉजी होती है। ये जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू वेल्टर, जो वेल्टर जो फिलोसोफर हैं जिन्होंने दी है। नेक्स्ट डेफिनेशन अपन लाइक डिस्कस करते हैं। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन अपन देखते हैं। साइकोलॉजी इज ए साइंस
साइकोलॉजी इज ए साइंस विच एम टू बेटर understanding. Psychology is a science which aim to better understanding and control the behavior of an organism as whole. ठीक है, ये जो डेफिनेशन है अपन को दी है, डेफिनेशन किसने दी है? अकॉर्डिंग टू विलियम। अपने साइकोलॉजी में काफ़ी सारे ऐसे नेम्स होंगे जो सिमिलर होते हैं। विलियम MC डगहल करके एक फिलोसोफर हैं जिन्होंने ये डेफिनेशन जो है दी है साइकोलॉजी की। ठीक है, दोनों डेफिनेशन अपन देख लेते हैं। पहली अपन ने देख ली, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि कोई भी जो पर्सन है उसके बिहेवियर, उसके व्यवहार का अध्ययन करना ही साइकोलॉजी कहलाता है। ये अकॉर्डिंग टू वेल्टर थी, जो एक फिलोसोफर थे, उन्होंने डेफिनेशन जो है अपनी डेफिनेशन दी थी। सेकंड डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू विलियम MC डगहल। तो ये डेफिनेशन जो है बहुत ही ईजी और बहुत आसानी से याद रह जाने वाली डेफिनेशन है। बाकी का ऐसा नहीं है, बुक्स में और भी काफ़ी सारी अलग अलग ऑथर्स ने, अलग अलग फिलोसोफर्स ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है साइकोलॉजी की, लेकिन दीज टू आर अकॉर्डिंग टू मी आर वेरी गुड डेफिनेशंस एंड विच वी कैन इजीली लर्न, जिसको अपन इजीली याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। दूसरी जो डेफिनेशन थी अपन ने देखी, जो साइकोलॉजी इज़ अ साइंस, यानी कि साइंस की ही एक ब्रांच है साइकोलॉजी, जिसका एम होता है, जिसका मकसद होता है कि हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो भी बिहेवियर है उसको कंट्रोल कर सके और अंडरस्टैंड यानी कि समझ सके। वापिस कह रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि किस साइकोलॉजी एक इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस जिसके अंदर क्या होता है कि किसी भी पर्सन के बिहेवियर को अच्छे से अंडरस्टैंड यानी समझा जा सकता है और उसको कंट्रोल भी किया जा सकता है। इस कॉल्ड साइकोलॉजी, ये जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू विलियम MC डगहल के अकॉर्डिंग है। डेफिनेशंस के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, एज इट इज़ ही एग्जाम के अंदर लिख के आनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने अपने अकॉर्डिंग कोई भी डेफिनेशन बना दी और लिखे है। हाँ, इंट्रोडक्शन के आप अंदर आप अपने अकॉर्डिंग जो भी थोड़ा बहुत बनाना चाहते हैं वो बना के लिख के आ सकते हैं, लेकिन इट डजेंट मीन कि साइकोलॉजी की डेफिनेशन आप अपने अकॉर्डिंग बना के लिख के आए। जो ऑथर्स, जो फिलोसोफर्स ने जो डेफिनेशन दी है एग्जैक्टली सेम टू सेम आपको वैसी की वैसी डेफिनेशन अपने एग्जाम में लिख के आनी है, और कम से कम 2 डेफिनेशन लिख के आनी है, जिससे कि आपको अच्छे से कोई भी जो है नंबर जो है आप अचीव कर सकें। तो ये होगी डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा यहाँ तक सबको। सबसे पहले अपन ने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, देन अपन ने डिस्कस किया बिहेवियर के बारे में, देन अपन ने डिस्कस किया डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी की डेफिनेशन यानी परिभाषा। नेक्स्ट अपन देखते हैं ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की ब्रांच, यानी कि साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो कहाँ कहाँ पे उपयोग में आ रहा है, कहाँ कहाँ पे उसको किस किस तरह से यूज़ में लिया जा रहा है, वो अपन इसमें डिस्कस करेंगे। तो जो ब्रांचेज हैं उसको बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्योर साइकोलॉजी एंड देन सेकंड है आपकी अप्लाइड साइकोलॉजी। प्योर साइकोलॉजी एंड देन सेकंड है आपकी अप्लाइड साइकोलॉजी। इन जो पार्ट्स हैं, ये जो 2 पार्ट्स हैं, इनको फर्दर आगे जो पार्ट्स हैं इनको आगे फर्दर वापस काफ़ी सब टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इसके भी काफ़ी और भी जो टाइप्स हैं जो अपन आगे अभी डिस्कस करेंगे, इसके भी अप्लाइड साइकोलॉजी के भी काफ़ी सारे टाइप्स हैं जो भी अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्योर साइकोलॉजी के अंदर लाइक कौन कौन से जो सब टाइप्स हैं वो अपन देख लेते हैं। पहला आता है जनरल साइकोलॉजी। कलर चेंज कर लेते हैं, चलो। जनरल साइकोलॉजी, साइकोलॉजी शॉर्ट में यहाँ लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाना। ठीक है, जनरल साइकोलॉजी। दूसरा है अब नॉर्मल
साइकोलॉजी। थर्ड अगर आप ब्रांच देखें प्योर साइकोलॉजी के अंदर, वो है सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी देन थर्ड अपन डिस्कस करते हैं वो है फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके अंदर डेवलपमेंटल। तो प्योर साइकोलॉजी के अंदर जो अपन आगे फर्दर जो डिस्कस करेंगे वो है जनरल साइकोलॉजी, अब नॉर्मल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी एंड देन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। और एक ब्रांच और है इसकी अपनी सब टाइप, जियोलॉजिकल साइकोलॉजी। जियो साइकोलॉजी, ठीक है। कौन कौन सी ब्रांचेज आ गई इसके अंदर प्योर के अंदर? प्योर के अंदर आ गई अपनी जनरल साइको, अब नॉर्मल, सोशल, फिजियोलॉजिकल, डेवलपमेंट एंड जियो साइकोलॉजी, ठीक है। अब इनके बारे में एक एक अपन डिस्कस कर लेते हैं कि ये सब होते क्या हैं, इनका मतलब क्या होता है, मतलब भी तो जानना ज़रूरी है ना, ऐसे थोड़ा ना लिख दिया और बस कुछ भी हो गया। तो पहला अपन देखते हैं जनरल साइकोलॉजी। जनरल साइकोलॉजी के अंदर क्या होता है कि जो भी इंसान, जो भी पर्टिकुलर पर्सन अपनी डेली लाइफ में जितनी भी जो भी एक्टिविटीज़ कर रहा है, जनरली कोई भी एक्टिविटीज़ कर रहा है, उसके जो जनरल बिहेवियर है, जो उसकी सारी एक्टिविटीज़ जो उसके द्वारा की जा रही हैं, उन सभी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व किया जाता है, उन सभी की स्टडी की जाती है जनरल साइकोलॉजी के अंदर। जनरली लाइक आप, मैं, हम सब जो भी जनरली जो भी अपने लाइफ की जो भी अपने मतलब डेली के काम होते हैं, डेली की एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सभी एक्टिविटीज़ अपना जो बिहेवियर होता है उसको स्टडी किया जाता है जनरल साइकोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट अपन देखते हैं अब नॉर्मल साइकोलॉजी। वर्ड से ही समझ आ गया होगा अब नॉर्मल, यानी कि कोई भी पर्सन जिसका बिहेवियर नॉर्मल नहीं है ना, कंपेयर देन नॉर्मल पर्सन, जनरल पर्सन। नॉर्मल पर्सन का बिहेवियर तो नॉर्मल है, अब नॉर्मल पर्सन यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ले लो, कोई भी मेंटल इल पेशेंट है, कोई भी मानसिक रूप से कोई भी पर्सन है जो किसी को, उसको किसी प्रकार की कोई भी मानसिक बीमारी अगर हो रखी है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो बिहेवियर होगा वो जनरल बिल्कुल भी नहीं होगा, वो अबनॉर्मल बिहेवियर शो करेगा। तो उसके जो अबनॉर्मल बिहेवियर की स्टडी की जाती है अबनॉर्मल साइकोलॉजी के अंदर, समझ गए। जनरल साइकोलॉजी में तो जनरली आपके डेली लाइफ की जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी एक हेल्दी इंडिविजुअल है उसकी जो एक्टिविटीज़, उसका बिहेवियर, उसको स्टडी किया जाता है। अबनॉर्मल के अंदर जो कोई भी पर्सन जो कोई अगर अबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है तो उसके अबनॉर्मल बिहेवियर की स्टडी की जाती है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कोई भी जो है मेंटली इल पेशेंट या पर्सन, ठीक है। तीसरा अपन देखते हैं सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी के अंदर क्या होता है कि जो कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी पर्सन है, वो अपने डेली लाइफ में दूसरों के साथ उसका कैसा व्यवहार है, कैसी उसकी बोलचाल है, कैसी उसके रिलेशनशिप हैं, वो सभी जो है स्टडी किए जाते हैं सोशल साइकोलॉजी के अंदर, समझे। यानी कि इंसान के जो हैं दूसरों के साथ इंटरेक्शंस कैसे हैं, कम्युनिकेशंस कैसे हैं, उसके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप दूसरे लोगों के साथ जो सोसाइटी में, फैमिली में, रिलेटिव से किस तरह का उसका व्यवहार जो है, वो दूसरे लोगों के साथ सोशली किस तरह का उसका व्यवहार है उसका, और उसके कैसे लोगों के साथ उसका ग्रुप है, कैसे लोगों के साथ वो उठ रहा बैठ रहा है, वो सभी जो चीज़ें हैं स्टडी अपन करते हैं, जो करते हैं साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सॉरी सोशल साइकोलॉजी के अंदर। देन वी विल डिस्कस फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। अब ये जो टर्म है फिजियोलॉजी आपने पहले सुन लिया होगा, क्योंकि आपके फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अब एनाटॉमी में अपन क्या डिस्कस करते हैं, एनाटॉमी में क्या पढ़ते हैं, एनाटॉमी में हम पढ़ते हैं स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। अपन बॉडी के जो भी स्ट्रक्चर है उसके बारे में अपन स्टडी करते हैं। और फिजियोलॉजी के अंदर क्या पढ़ते हैं, जो भी अपने ऑर्गन्स हैं, जो भी अपनी बॉडी है किस तरीके से फंक्शन कर रही है, उसकी अपन स्टडी जो है अपन करते हैं फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी के अंदर। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे है कि आपके जो बॉडी है किस तरीके से फंक्शन कर रही है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स कैसे फंक्शन कर रहे हैं, इज़ दे आर प्रॉपर फंक्शनिंग और नॉट, वो प्रॉपरली फंक्शन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, और अगर नहीं कर पा रहे तो उसका आपके बिहेवियर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, आपके बिहेवियर किस तरह से अफेक्ट हो रहा है आपके बॉडी के ऑर्गन्स के वर्क फंक्शनिंग से, ठीक है। तो आपके जो बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं, जो बॉडी की क्रियाएं होती हैं, जो अपन जो फंक्शंस होते हैं, अब चाहे से इंटरनल ऑर्गन्स के ले लो, आपकी बॉडी के ले लो, वो सभी जो के जो फंक्शंस हैं उसकी अपन स्टडी करते हैं फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी के अंदर। आई थिंक क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। फोर्थ डिस्कस हो गए। देन अपन डिस्कस करते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। अब डेवलपमेंटल इधर भी थोड़ा सा वर्ड से आप समझ पा रहे होंगे, को रिलेट कर पा रहे होंगे कि डेवलपमेंटल मतलब क्या।
डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में हम क्या होता है कि जो भी पर्सन जैसे जन्म से लेके बुढ़ापे तक इंसान की जितनी भी एजेस होती हैं, लाइक चाइल्ड एज हो गई, एडोलसेंस हो गई और ओल्डर एज हो गई, उन एजेस के अंदर जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होते हैं पर्टिकुलर पर्सन के अंदर, उन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स की स्टडी करते हैं अपन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर, समझे। यानी इसको आगे फर्दर दो तीन पार्टों में डिवाइड किया गया है, लाइक चाइल्ड साइकोलॉजी, अडोलसेंस साइकोलॉजी, अडल्ट साइकोलॉजी। इसको आगे फर्दर डिवाइड किया गया है, मैं लिख देता हूँ। जैसे कि चाइल्ड साइकोलॉजी यानी कि बच्चे के व्यवहार की स्टडी करना, चाइल्ड, एडोलोसेंट, कॉमा अडल्ट, कॉमा अपना हो गया अडल्ट। ओल्डर पीपल्स, इन सभी के जैसे जैसे एज आपकी बचपन से लेके बुढ़ापे तक जैसे जैसे अपनी एज बढ़ती जाती है, उन सभी एजेस के अंदर क्या क्या इंसान के अंदर ग्रोथ्स होती हैं, क्या क्या उसके डेवलपमेंट होते हैं, उन सभी के उसकी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का मेज़र करना, एनालाइज करना, उनकी स्टडी करना, उसके उसकी उस एज में इंसान का बिहेवियर कैसा होता है, क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं, वो सभी जो अपने आते हैं साइकोलॉजी की, प्योर साइकोलॉजी की जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी ब्रांच है, उसके अंदर अपन डिस्कस करते हैं, समझे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं जियोलॉजिकल जो जियो साइकोलॉजी। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गया। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं जियो साइकोलॉजी। तो ये जो वर्ड है यहाँ पे जियो, इस पे थोड़ा सा ध्यान दो। ये जो वर्ड होता है जियो, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? अगर इसका मतलब समझ आ जाएगा तो ये टर्म वैसे ही, इस टर्म के बारे में आप वैसे ही समझ जाएंगे। जियो जो इधर वर्ड है उसका मतलब होता है आपका क्लाइमेट, आपका वेदर यानी कि मौसम। तो जो भी मौसम की साइकोलॉजी यानी कि स्टडी करना, तो मौसम की जो स्टडी की जाती है यानी कि स्टडी ऑफ अ वेदर और क्लाइमेट इज़ कॉल्ड जियो साइकोलॉजी। यानी कि जो जैसे आपने देखा होगा टीवी में, ऐसे काफ़ी सारे जियो साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो आपको मौसम की जानकारी देते हैं कि कब बारिश होगी, कब ज़्यादा धूप रहेगी, कब ज़्यादा मतलब सर्दियाँ पड़ेंगी, क्योंकि वो क्लाइमेट वेदर की स्टडी कर रहे हैं। वो वहाँ का जो भी अपना मतलब जो अपना नेचर होता है, जो अपना एनवायरनमेंट होता है, जो अपना जैसा भी वेदर होता है उसकी स्टडी करते हैं, और उस स्टडी के बेसिस पे वो अपने जो है प्रिडिक्शन देते हैं। तो इस वो जो स्टडी अपन करते हैं मौसम की स्टडी यानी कि वेदर की आपकी स्टडी करना, वो आपके आ जाएगा जियो साइकोलॉजी के अंदर। तो ये आपकी ब्रांचेज हैं कुछ जो कि आती हैं प्योर साइकोलॉजी के अंदर, समझे। ये आपकी ब्रांचेज हैं जो आपके उसके अंदर आती हैं प्योर साइकोलॉजी के अंदर। ब्रांचेस के अंदर एक बार पहले बार देख लेते हैं। प्योर साइकोलॉजी के अंदर कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं? जनरल साइकोलॉजी, अब नॉर्मल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, जिसके अंदर सब काफ़ी आगे सब टाइप्स हो रहे हैं। यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड के बिहेवियर को देखना, अडोलसेंट यानी अडोलसेंट जो होते हैं एज के जो पर्सन्स होते हैं उनकी स्टडी करना, उनके बिहेवियर की स्टडी करना, अडल्ट के बिहेवियर की स्टडी करना, ओल्डर जो पीपल्स होते हैं उनके अंदर क्या क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहे हैं उस एज के दौरान, उसकी स्टडी करना, वो सब भी अपन डिस्कस करेंगे डेवलपमेंटल के अंदर। लास्ट था जियो साइकोलॉजी। जियो साइकोलॉजी के अंदर अपन जो भी अपना क्लाइमेट है, एनवायरनमेंट है, वेदर है, उसकी स्टडी करना कि किस तरह का मौसम जो है रहने वाला है या होगा, उसकी अपन स्टडी करते हैं जियो साइकोलॉजी के अंदर। ये कुछ सब टाइप्स थे प्योर साइकोलॉजी के। नेक्स्ट वी विल गो फॉर इट अप्लाइड साइकोलॉजी। जिस तरह से इसके ये टाइप्स हैं, इसके अंदर अपन जहाँ पे साइकोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है वो यूज़ किया जाता है, उसी तरह से अप्लाइड साइकोलॉजी के भी कुछ सब टाइप्स हैं, लाइक अपन डिस्कस कर लेते हैं। पहला आएगा आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल, ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, ओके। देन आएगा अपना लीगल साइकोलॉजी। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे कौन सा? लीगल साइकोलॉजी। देन अपन देखेंगे क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी इसका मतलब ऊपर वाला ही सेम है, ठीक है, कहीं सोचो ये क्या कर दिया सर ने, दो मक्खियाँ बना दी हैं। ठीक है, सर्वे, सॉरी, है ना।
पहला है एजुकेशनल साइकोलॉजी, दूसरा है क्लिनिकल साइकोलॉजी, तीसरा है लीगल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी। अगला आएगा अपना पॉलिटिकल साइकोलॉजी, सॉरी सर्वे नहीं आएगा, पॉलिटिकल साइकोलॉजी आएगा अपना। ठीक है, पहला एजुकेशनल, दूसरा लीगल, तीसरा क्लिनिकल, देन नेक्स्ट पॉलिटिकल साइकोलॉजी। जिस तरह से अपन ने इसके अंदर ये पढ़े थे उसी तरह से अपन इसके अंदर ये सब भी पढ़ेंगे, जो कि है एजुकेशनल, क्लिनिकल, लीगल, पॉलिटिकल, ये सभी साइकोलॉजी के जो है पार्ट्स अपन इसके अंदर स्टडी करेंगे। अब वन बाय वन इनको देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है, इनको भी अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर क्या होता है? एजुकेशनल साइकोलॉजी का मतलब होता है कि यानी कि इस शब्द से ही समझ रहे होंगे, आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी कि आपके टीचर स्टूडेंट्स के जो बिहेवियर होते हैं उसकी स्टडी की जाती है एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर। तो जो भी आपके साइकोलॉजी के जो भी रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, थ्योरीज होती हैं, उन सभी रूल्स को, प्रिंसिपल्स को, थ्योरीज को आपके एजुकेशनल सेक्टर में अप्लाई किया जाता है, जिससे कि अपन जो वहाँ के जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके बिहेवियर की अच्छे से स्टडी कर सके। अच्छा, अब उनके बिहेवियर का स्टडी करना इतना ज़रूरी क्यों है? अगर अपन उनके, वो इसलिए ज़रूरी है, अगर अच्छे से अपन बिहेवियर और टीचर और स्टूडेंट के बिहेवियर की स्टडी करेंगे तो अपन ये पता कर पाएंगे कि कहाँ कहाँ पे कमियाँ रह रही हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। टीचिंग लर्निंग एक प्रोसेस होता है कि टीचर जो आप टीचिंग करा रहा है क्या वो सही प्रॉपर वे में करा रहा है या नहीं करा रहा। लर्निंग यानी कि लर्नर यानी कि स्टूडेंट्स जो हैं उस चीज़ को अच्छे से सीख पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो इसलिए उन लोगों के बिहेवियर की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि अगर छोटी मोटी कोई भी अगर प्रॉब्लम्स हैं उनके बिहेवियर में तो उनको काउंसलिंग के थ्रू करेक्ट कर दिया जाए, जिससे कि क्या होगा, आपकी एजुकेशन जो है बहुत बेटर हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी और आप अपनी लाइफ में कहीं जो भी है अच्छे से अच्छी सक्सेस, अच्छे से अच्छा अचीवमेंट हासिल कर पाएंगे। तो वो आपके आता है एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर। जो भी आपके टीचर्स होते हैं, लाइक हमें जो भी आपके टीचर्स होते हैं या फिर जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके बिहेवियर की स्टडी करना। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये हो गया अपना एजुकेशनल। देन वी विल डिस्कस लीगल साइकोलॉजी। वर्ड से थोड़ा सा ये भी आप समझ पा रहे होंगे, लीगल, लीगल यानी कि कानूनी। तो इसके अंदर क्या होता है, लीगल साइकोलॉजी के अंदर अपन जो भी क्रिमिनल्स होते हैं, जो भी कौन मुजरिम होते हैं, जो भी विटनेस होते हैं, उन सभी के जो बिहेवियर है उसकी स्टडी अपन करते हैं कि किस तरह के अब इसके अंदर उनकी बिहेवियर की स्टडी करने की क्या ज़रूरत है भाई? जो क्रिमिनल्स हैं, जो क्राइम करके आए हुए हैं, और जो विटनेस हैं, जो गवाही दे रहे हैं, उनके स्टडी की बिहेवियर की स्टडी क्यों करना? उनके बिहेवियर की स्टडी करना इसलिए ज़रूरी है जिससे कि अपन उस क्राइम की जो उन्होंने किया है उसकी तह तक जा सकें और तह तक जाके उसके बिहेवियर, उसके पीछे की जो उसकी मानसिकता है, जो उसने वो काम किया, उस मानसिकता को अपन समझ सकें, उसके उस व्यवहार, उसको अपन एक्सपीरियंस को अपन समझ सकें कि इसने आखिरकार इस तरह का जो क्राइम है किया क्यों है। तो वो जो उसके जो एक्टिविटीज़ हैं, जो उसका बिहेवियर है, उसको स्टडी किया जाता है थ्रू द हेल्प ऑफ लीगल साइकोलॉजी। ठीक है, यानी कि इन लीगल साइकोलॉजी वी कैन स्टडी द बिहेवियर ऑफ अ क्रिमिनल्स एंड द विटनेसेस। ठीक है, ओके। देन वी विल डिस्कस क्लिनिकल साइकोलॉजी। अभी क्लिनिकल से वर्ड क्या हो गया? अब क्लिनिकल साइकोलॉजी आपको बहुत अच्छे समझ में जब आएगी जब आप लोगों की सभी की मतलब जो हॉस्पिटल्स में ड्यूटी लगेंगी, आप जाएंगे वहाँ पे काम करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि क्लिनिकल साइकोलॉजी वहाँ किस तरह से उपयोग में आती है। क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर क्या होता है, जो भी पेशेंट्स जो हॉस्पिटल्स के अंदर आए हैं, चाहे से ओपीडी बेसिस पे हो या आईपीडी बेसिस पे हो, उन सभी के बिहेवियर की स्टडी करना, वो अपन पढ़ते हैं, वो अपन डिस्कस करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर। समझे? यानी क्लिनिकल यानी कि हॉस्पिटल्स में जो भी पेशेंट्स आए हैं उन सभी पेशेंट्स के कैसा व्यवहार है, कैसा बिहेवियर है, अपनी बीमारी को लेके या अपनी हेल्थ को लेके या ट्रीटमेंट को लेके, उन सभी की स्टडी, उसके बिहेवियर की जो स्टडी अपन करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर करते हैं। अब ये करना क्यों ज़रूरी है, क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्यों ज़रूरी है भाई? जिससे कि अपन जो ट्रीटमेंट है वो और बेटर कर सकें। अगर अपन पर्सन के बिहेवियर को समझ जाएंगे तो अपन उसके जो है उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग उसको एक अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दे पाएंगे, जिससे कि वो बहुत जल्दी उस बीमारी से जो है वो ठीक हो सके और ठीक होके अपने घर वापस जा सके। इसलिए ही अपन जो ये साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है अपने 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 बीएससी नर्सिंग के अंदर पढ़ते हैं। समझ में आया साइकोलॉजी अपन क्यों पढ़ते हैं बीएससी नर्सिंग में? वो इसीलिए पढ़ते हैं साइकोलॉजी अपन, जिससे कि अपन पेशेंट की जो है बिहेवियर को अच्छे से समझ पाएँ और उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग उसको जो है ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें, जिससे कि वो जल्द से जल्द बेहतर हो सके और बेहतर होकर अपने अपने घर को वापस जा सके। तो ये सब अपन पढ़ते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक लाइक पॉलिटिकल साइकोलॉजी। व्हाट इज डू यू मीन बाय पॉलिटिकल साइकोलॉजी? पॉलिटिकल साइकोलॉजी क्या होता है? अब ये शब्द इससे भी आप समझ पा रहे होंगे।
है ना। तो पॉलिटिकल साइकोलॉजी के अंदर क्या होता है, जो भी पॉलिटिक्स होते हैं, जो भी पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, यानी कि मंत्री होते हैं, और ये जो भी सरकार है, उन सभी की अपन स्टडी करते हैं कि किस तरह का अपना पॉलिटिकल लीडर का बिहेवियर है, किस तरह की ये जो सरकार है, ये जो गवर्नमेंट है, इसका किस तरह का बिहेवियर है अपनी जनता के प्रति। वो अपने जो वादे जो उन्होंने किए थे वोटिंग के टाइम पे, वो क्या उन्होंने उन सबको पूरा किया या नहीं किया। जो लीडर्स हैं उनका बिहेवियर कैसा है जनता के प्रति। तो ये सभी चीज़ जो स्टडी की जाती है वो अपने पॉलिटिकल साइकोलॉजी के अंदर की जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपके ब्रांचेस कंप्लीट हो गई हैं। ब्रांचेस में जैसे कि मैंने आपको बताया था, दो ब्रांचेस हैं, प्योर साइकोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी। ठीक है, प्योर साइकोलॉजी के अंदर अपन ने देखा था, एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट, क्विक रिवीजन। जिससे कि लाइक पहला था अपना जनरल साइकोलॉजी, देन सेकंड अब नॉर्मल, सोशल, फिजियोलॉजिकल, डेवलपमेंटल, जियो साइकोलॉजिकल। ये सभी जो पार्ट्स हैं, ये सभी जो सब टाइप्स हैं, प्योर साइकोलॉजी के होते हैं। और अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर क्या होता है, अपने एजुकेशनल साइकोलॉजी, लीगल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइकोलॉजी, और भी अलग अलग बुकों के अंदर और भी काफ़ी 2-3 टाइप्स जो हैं और भी दे रखे हैं, इसमें भी और इसमें भी। पर एग्जाम के अकॉर्डिंग इतना काफ़ी, इतना बेस्ट है, नंबर आ जाएंगे बढ़िया, डोंट वरी। तो यहाँ तक आप सभी लोगों को क्लियर है, अपन ने डिस्कस कर लिया। पहला किया था इंट्रोडक्शन, सेकंड किया था अपन ने बिहेवियर, थर्ड अपन ने डिस्कस किया ब्रांचेस ऑफ द साइकोलॉजी, जिसके अंदर अपन ने 2 पार्ट डिस्कस कर लिए। ओके, नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे कि मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। क्या डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, एक बार पहले वापस देख लेते हैं। अपने बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी था, जो अपन ने देख लिया इंट्रोडक्शन, अपना डेफिनेशन हो गया, अपने अब ब्रांचेस हो चुके हैं। अब अपन डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। ये सब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये अपन ने बिहेवियर के बारे में जाना कि बिहेवियर क्या होता है, कॉग्निटिव एक्टिविटीज़, कॉग्निटिव अफेक्टिव एक्टिविटीज़ के बारे में जाना कि ये सभी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। नेक्स्ट अपन ने डेफिनेशन देखी साइकोलॉजी की, अकॉर्डिंग टू वेल्टर एंड अकॉर्डिंग टू विलियम एमसी डगल के अकॉर्डिंग जो उन्होंने डेफिनेशन दी हैं साइकोलॉजी, जो आपको एक्जैक्टली सेम टू सेम आपकी नोट आपके कॉपियों में भी लिखना है और एग्जाम में भी लिखना है, जिससे कि अच्छे से अच्छे नंबर आप वहाँ पे गेन कर सकें। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी हो गई थी अपनी, सॉरी। देन नेक्स्ट अपना ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, जो जस्ट अपन ने अभी कंप्लीट किया है। एंड लास्ट वी विल डिस्कस दी टॉपिक मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, अब तक अपन ने साइकोलॉजी के बारे में जाना कि कहाँ से ये जो वर्ड है, ये जो सब्जेक्ट है वो आया है। उसके बाद में अपन ने डेफिनेशन डिस्कस कर ली, ब्रांचेस डिस्कस कर ली। लेकिन ये जो साइकोलॉजी है उसको अपन इस्तेमाल कैसे करते हैं, यूज़ कैसे करते हैं अपन, ऐसे कौन कौन से तरीके से हैं, जिन ऐसे कौन कौन से वेज हैं, ऐसे कौन कौन से रास्ते हैं, ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि अपन किसी भी पर्सन की जो साइकोलॉजी है उसको स्टडी कर सकें, उसको ऑब्जर्व कर सकें। तो वो कुछ मेथड्स आपके बारे में दिए गए हैं, 2-3 मेथड्स जो अपन डिस्कस कर लेते हैं। लाइक पहला मेथड है आपका, समझ में आ गया होगा यहाँ तक तो आप सभी लोगों को। ठीक है, पहला मेथड है आपका ऑब्जर्वेशन मेथड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लाइक सेल्फ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन हो गया, सेल्फ ऑब्जर्वेशन हो गया, ये कुछ तरीके हैं जिनसे कि अपन किसी भी पर्सन के बिहेवियर या साइकोलॉजी को असिस्ट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। तीसरा अपन देख लेंगे केस या फिर क्लिनिकल क्लिनिकल मेथड। ठीक है, फोर्थ अपन डिस्कस करेंगे सर्वे मेथड। नेक्स्ट लास्ट अपन डील करेंगे एक्सपेरिमेंटल मेथड। ठीक है, ये कुछ मेथड्स हैं, कुछ रास्ते हैं, कुछ तरीके हैं जिनसे कि अपन किसी जो भी है साइकोलॉजी जो है उसको असिस्ट कर सकते हैं, बिहेवियर को असिस्ट कर सकते हैं पर्सन की, पेशेंट की।
पर्सन हो पेशेंट हो, कोई जो नहीं सिर्फ पेशेंट की करेंगे, पेशेंट की भी करते ही ऑफ कोर्स, लेकिन पर्सन की भी बिहेवियर या उसकी साइकोलॉजी को भी अपन असिस्ट कर सकते हैं। तो ये 5 तरीके होते हैं: ऑब्जर्वेशन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, केस एंड क्लिनिकल आपके मेथड, नेक्स्ट है आपका सर्वे मेथड, लास्ट है अपना एक्सपेरिमेंटल मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड को। अब ऑब्जर्वेशन मेथड के अंदर क्या होता है कि लाइक इस ऑब्जर्वेशन मेथड के लिए दो लोगों की ज़रूरत होती है। एक तो आपका जो साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकियाट्रिस्ट अपने जो होते हैं वो, और एक पेशेंट की या एक पर्सन की जिसकी बिहेवियर को स्टडी किया जा रहा है, जिसके बिहेवियर को, जिसकी साइकोलॉजी को असिस्ट किया जा रहा है, समझा जा रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर दो लोगों की ज़रूरत होती है अपन को। प्रोफेशनल साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट। तो दूसरा आपको कोई भी पर्सन या कोई भी वो पेशेंट भी हो सकता है लाइक। ठीक है, इसके लिए आपको दो लोगों की ज़रूरत होती है, जो कि है अपना साइकियाट्रिस्ट या जो मनोचिकित्सक होता है या जो मनोवैज्ञानिक होता है, उसकी ज़रूरत होती है एक पर्सन, और एक पेशेंट की या फिर कोई पेशेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक जो साइकियाट्रिस्ट होता है वो एक इंटरव्यू कंडक्ट करता है उस पर्सन, उस पेशेंट के साथ, और वहाँ उससे वो जो भी सवाल जवाब है वो करता है, और उसके बिहेवियर को, उसकी एक्टिविटीज़ को वो ऑब्जर्व करता है कि उसके सवालों के वो सही तरीके से, किस तरीके से जवाब दे रहा है, और जो जवाब दे रहा है वो जवाब सही हैं कि गलत हैं, अकॉर्डिंग दी साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यानी कि जो भी उसके बिहेवियर की जो जो वो अपना बिहेवियर शो कर रहा है साइकियाट्रिस्ट के सामने, उस सभी बिहेवियर को रिकॉर्ड किया जाता है, नोटिस किया जाता है साइकियाट्रिस्ट के द्वारा, जिससे कि वो फाइनली लास्ट में एक कंक्लूजन, एक रिजल्ट अपना दिखाए, शो करे कि इस पर्सन का जो बिहेवियर है वो नॉर्मल है या अबनॉर्मल है। वो अपन ऑब्जर्वेशन के अंदर किया जाता है। समझ गए, ऑब्जर्वेशन के अंदर दो लोगों की ज़रूरत होती है, साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट में से कोई भी हो, या पर्सन या पेशेंट हो, जो कि किसी भी एक जो साइकियाट्रिस्ट होता है पर्सन पेशेंट की जो है स्टडी करता है, उसके बिहेवियर की स्टडी करता है, वो अपने डे टू डे लाइफ में किस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहा है उसकी स्टडी करता है, उसके क्या पास्ट एक्सपीरियंस है क्या नहीं, वो एक तरह से उसका इंटरव्यू कंडक्ट करता है, जिसमें उससे काफ़ी सारे सवाल जवाब करता है, और उसके बिहाफ पे, उस इंटरव्यू के बिहाफ पे, उस इंटरव्यू के रिजल्ट के बेसिस पे वो बताता है कि पर्सन का जो बिहेवियर है वो कैसा है। तो फर्स्ट अपना ये हो गया। ठीक है, देन सेकंड होता है सेल्फ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन शब्द से समझ आ रहा है, सेल्फ यानी खुद। सेल्फ ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, जो पर्सन होता है वो खुद अपने आप को, है ना, अपने आप को समझता है। पहले अपने आप को समझने के बाद में वो बताता है कि मैं अंदर से अपने आप के बारे में क्या फील कर रहा हूँ। सेल्फ ऑब्जर्वेशन यानी खुद को देखना, खुद को महसूस करना, खुद के बारे में जानकारी इकट्ठी करना, खुद के बारे में पता रखना कि हम अपने आप में अंदर से क्या फील कर रहे हैं और क्या नहीं। तो वो जो है सेल्फ ऑब्जर्वेशन के अंदर आपको देखा जाएगा। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल अगर अपन समझें तो हॉस्पिटल्स के अंदर जो, हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स होते हैं उसका अपना एक अच्छा एग्जांपल है। यानी कि कोई मान लो किसी भी पेशेंट की कोई भी सर्जरी हुई हो, या फिर उसको कोई भी प्रोसीजर उसके साथ किया गया हो, तो उस सर्जरी, उस प्रोसीजर के बाद में, कुछ समय बाद में जब उससे पूछा जाता है कि आप कैसा फील कर रहे हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा कि डॉक्टर्स अधिकतर ऐसा पूछते हैं कि आप कैसा फील कर रहे हैं, तो उस दौरान क्या होता है, पर्सन जो होता है सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड का इस्तेमाल करता है। वो अपने बिहेवियर को खुद असिस्ट करता है अंदर से कि मैं पर्टिकुलर टाइम पे किस तरह की फीलिंग मेरे को आ रही है, मैं क्या अपने बारे में, अपनी बॉडी के बारे में, अपनी मेंटल स्टेट के बारे में किस तरह से फील कर रहा हूँ, किस तरह से मैं वो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। वो एक्सपीरियंस वो अपने जो डॉक्टर होता है या साइकियाट्रिस्ट होता है उससे साझा करता है, उसको बताता है कि सर मैं अपने बारे में ऐसे ऐसे फील कर रहा हूँ। तो ये अपन देखते हैं सेल्फ ऑब्जर्वेशन के अंदर। ऑब्जर्वेशन और सेल्फ ऑब्जर्वेशन में यही थोड़ा सा डिफरेंस है। ऑब्जर्वेशन में कोई अदर पर्सन आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है, आपके बिहेवियर को असिस्ट करके फिर आपको बताता है कि आपका बिहेवियर किस तरह का है। सेल्फ ऑब्जर्वेशन के अंदर आप खुद अपने आप को असिस्ट कर रहे होते हैं, आप खुद अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि मेरा बिहेवियर किस तरह का है, किस तरह का नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने दिया, हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट्स होते हैं वो आपको बताते हैं, डॉक्टर जब उनसे पूछता है उसके बाद में वो बताते हैं कि हाँ हम किस तरह का फील कर रहे हैं, वो अपने आप को ऑब्जर्व करके। लाइक आज मैं आप लोगों को, कोई भी आप लोगों से ऐसे पूछता है अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे, तो आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं? आप पहले अपने बारे में जो फील करते हैं, जो आप हैं एक्चुअल में, जो आपका नाम है, जो आपका फैमिली हिस्ट्रीज हैं, वो सब आप कुछ जो है ऑब्जर्व करते हैं अपने लिए और फिर आप उसको बताते हैं। तो वही चीज़ है सेल्फ ऑब्जर्वेशन के अंदर। नेक्स्ट अपन देखते हैं केस एंड क्लिनिकल मेथड।
अब ये केस एंड क्लिनिकल मेथड से वापस डिस्कस समझ में आ गया होगा, इससे पहले भी अपन ने ब्रांचेस के अंदर देखा था क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्या पढ़ा था अपन ने? क्लिनिकल साइकोलॉजी में यही तो पढ़ा था अपन ने कि साइकोलॉजी जो क्लिनिकल यानी कि जो हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट्स हैं, ये उनकी जो किस तरह की बिहेवियर है, उसके बिहेवियर की स्टडी करना करते हैं अपन क्लिनिकल साइकोलॉजी में, ये पढ़ा था ना। तो सेम एग्जैक्टली इधर है, क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर क्या होता है कि हाँ, जो भी आप जब आपकी ड्यूटीज़ लगेंगी, आप हॉस्पिटल्स में जाएंगे, तो आपको क्या एक काम दिया जाएगा कि आप है ना किसी जो भी पेशेंट्स जो हॉस्पिटल में उस दौरान एडमिटेड हैं, उस वार्ड में मेल या फीमेल वार्ड में एडमिटेड है, उन पेशेंट्स की हिस्ट्री कलेक्ट करना, उनके बारे में एक डाटा कलेक्ट करना कि लाइक इनका नेम क्या है, नेम, एज, उनके फैमिली हिस्ट्री, ठीक है, फैमिली हिस्ट्री। एंड इसको मैं लिख देता हूँ वापस कल क्लियरली। नेम देखते हैं अपन, एज देखते हैं, एंड फैमिली हिस्ट्री। ड्यूटीज़ लगेंगी, आप लोगों की ड्यूटीज़ लगती हैं, लगेंगी, लगी हो चुकी होंगी या फिर लगेंगी आपकी ड्यूटीज़ हॉस्पिटल के अंदर, तो आपसे जो है हिस्ट्री टेकिंग करवाई जाती है कि सर जो पेशेंट है उसके बारे में डिटेल्स आपसे लिखवाई जाती है, लाइक कि उनका नेम क्या है, एज क्या है, फैमिली हिस्ट्री क्या है, पास्ट हिस्ट्री, यानी कि ये जो पेशेंट है उसके पास्ट में ये बीमारी जो पहले भी हो चुकी है या हो चुकी है तो फिर उसके कितने टाइम तक के लिए हो चुकी है, उसको क्या क्या ट्रीटमेंट दिया गया, वो सभी चीज़ अपन पास्ट हिस्ट्री के अंदर कलेक्ट करते हैं। उसके प्रेजेंट ट्रीटमेंट को अपन शॉर्ट में टी/टी लिखते हैं। तो क्लिनिकल मेथड के अंदर क्या होता है, जो है पेशेंट का पूरा डाटा कलेक्ट किया जाता है, उसके एज से लेके, उसके फैमिली से लेके, उसके नेम से लेके, उसके घर के एड्रेस से लेके, उसकी पास्ट हिस्ट्री, उसकी प्रेजेंट हिस्ट्री, उन सभी डाटा को कलेक्ट करके फिर उस कल डाटा जो है उसको ऑब्जर्व किया जाता है। उस डाटा के बेसिस पे पर्सन का बिहेवियर नोटिस किया जाता है कि पर्सन जो पेशेंट है उसका किस तरह का बिहेवियर है। यहाँ पे डायरेक्टली मतलब ये नहीं कि पेशेंट के आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आके उसके आप जो है क्या बोलते हैं बिहेवियर को असिस्ट करते हैं, नहीं। इधर आप उसके से जो आपने डाटा पूरा कलेक्ट किया है, ऑन द बेसिस ऑफ डाटा द साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट या डॉक्टर डिफाइन द बिहेवियर ऑफ अ पर्टिकुलर पेशेंट। यानी कि ये जो डाटा अपन लोगों ने कलेक्ट किया है, इसके बिहाफ पे, इसके बेसिस पे जो है पर्सन के, जो पेशेंट के जो बिहेवियर है, जो उसको असिस्ट किया जाता है, उसको स्टडी किया जाता है कि पर्सन का किस तरह का बिहेवियर रहा होगा इस पूरे ट्रीटमेंट या इस पूरी डिजीज़ कंडीशन के दौरान। तो ये अपना थर्ड हो गया। देन फोर्थ वी विल डिस्कस लाइक जो है अपना सर्वे मेथड। शब्द से थोड़ा बहुत ये भी समझ में आ गया होगा, ये वर्ड जो है ऐसा तो नहीं है पहली बार सुन रहे होंगे, सर्वे। तो सर्वे मेथड भी लगभग थोड़ा सा क्या होता है, सिमिलर होता है क्लिनिकल मेथड से, हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं। क्योंकि सर्वे मेथड के अंदर क्या क्या होता है कि बहुत ही कम समय के अंदर काफ़ी सारा जो डाटा होता है वो कलेक्ट किया किया जाता है। यानी कि आपने देखा होगा अधिकतर काफ़ी सारे सर्वेज होते रहते हैं, कोई भी गवर्नमेंट के थ्रू या प्राइवेट जो कंपनीज होती हैं उनके थ्रू जो है सर्वे होते रहते हैं। उस सर्वे के अंदर क्या जाता है, लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन से, काफ़ी बड़ी जनसंख्या से जो है डाटा को कलेक्ट किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। इसको एग्जांपल से समझते हैं कि लाइक मान के चलो हॉस्पिटल में कोई जो लंग्स के कैंसर के पेशेंट जो बढ़ते जा रहे हैं, डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कोई सीरियस कंडीशन है भाई। अपने जो है पेशेंट्स की रेट्स जो है इंक्रीज होती जा रही है, डे बाय डे वो जो है पेशेंट्स की जो संख्याएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। लंग कैंसर मान लो, जैसे मैंने लंग कैंसर बोला, तो लंग कैंसर के कहीं ना कहीं वजह होगी जिसकी वजह से अधिकतर लोग जो है इससे सफ़र कर रहे हैं, इससे जो है लोगों को हो रहा है। तो इसमें क्या किया जाएगा कि सर्वे मेथड के अंदर कि क्या किया जाता है, एक टीम बनाई जाएगी, एक टीम के बना के उस टीम को क्या है पॉपुलेशन पूरी पब्लिक से एक सर्वे किया जाएगा जिसमें ये जाना जाएगा कि भाई किस तरह से, मान लो कि जो भी लोग हैं जो सिगरेट स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करते हैं या टबैको च्यूइंग करते हैं, उन सभी लोगों से, अन्य और भी लोगों से जो है एक डाटा, एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी जाएगी कि आप लोगों का क्या 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 विचार है, क्या कहना है इस चीज़ के बारे में कि किस तरह से जो है ये लंग कैंसर जो है डे बाय डे आज के टाइम पे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो उस जो पूरा डाटा जो काफ़ी सारे लॉन्ग पॉपुलेशन, बड़ी पॉपुलेशन से जो लिया गया है बहुत ही कम समय के अंदर, उस डाटा को एनालाइज किया जाता है, एनालिसिस ऑफ द डाटा। समझे? एग्जाम्पल नहीं है ये, ठीक है।
सर्वे मेथड के अंदर क्या किया जाता है कि सर्वे मेथड में जो है आप जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन से कनेक्ट होते हैं, और काफ़ी पॉपुलेशन से कनेक्ट होने के बाद में जो भी डाटा आप कलेक्ट करते हैं उस सभी डाटा के बेसिस पे जो है ये असिस्ट किया जाता है, ये पता किया जाता है कि जो पर्टिकुलरली जो पर्सन के जो बिहेवियर के अंदर जो चेंजेस हैं वो क्यों हैं, कैसे हैं, वो सभी सर्वे मेथड के अंदर अपन जो है स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट अपन डिस्कस करते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड। यहाँ तक आई होप सबको क्लियर होगा, सबको समझ आ गया होगा कि यहाँ तक क्या चल रहा है क्या नहीं। ठीक है, मेथड्स के अंदर अपने ऑब्जर्वेशन हो गया, सेल्फ ऑब्जर्वेशन हो गया, थर्ड क्लिनिकल या फिर केस मेथड हो गया, देन फोर्थ अपना सर्वे मेथड हो गया, लास्ट अपना एक्सपेरिमेंटल मेथड। अब एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंदर क्या होता है, शब्द से थोड़ा बहुत इसको भी आप समझ पाएंगे। टर्म्स को अगर थोड़ा बहुत समझ जाओगे तो आप इजीली उस पूरे टर्म के बारे में समझ जाओगे कि इसमें आखिरकार कहना क्या चाहता है, बताना क्या चाहता है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट्स यानी कि टेस्ट्स। ठीक है, टेस्ट मेथड्स, इसको अपन टेस्ट मेथड भी कह सकते हैं या फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जो भी मान के चलो फॉर एग्जांपल कोई भी पेशेंट अगर हॉस्पिटल के अंदर एडमिटेड है, उस पेशेंट के ऊपर का कुछ टेस्ट किए जाते हैं। उन टेस्ट का जो भी डाटा होता है, उस डाटा के बेसिस पे जो है ये फाइनली एनालाइज किया जाता है, पता किया जाता है कि कंक्लूड किया जाता है, यानी कि इस पर्सन का बिहेवियर कैसा है और कैसा नहीं। अब इसके अंदर वो टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं, तभी इस का नाम एक्सपेरिमेंटल मेथड रखा गया है। क्यों? क्योंकि अगर वो टेस्ट नहीं किए जाएंगे, लाइक काउंसलिंग की जाती है, लाइक इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाते हैं, उनसे क्वेश्चनियर करवाए जाते हैं, उनसे सवाल जवाब पूछे जाते हैं, उनसे उनके बारे में पूछा जाता है कि आप अपने बारे में कैसा फील कर रहे हैं, क्या है। तो सभी जो टेस्ट किए जाते हैं, उन टेस्ट का जो रिज़ल्ट आता है, उस रिज़ल्ट के बेसिस पे जो साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट होता है, इसके अंदर भी एग्जैक्टली सेम ऑब्जर्वेशन मेथड की जगह दो लोगों की ज़रूरत होती है। एक तो अपने जैसे साइकेट्रिस्ट, और एक अपना कोई भी पेशेंट। समझे? एक्सपेरिमेंटल मेथड में भी आपको जो है दो लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो होता है एक्सपेरिमेंटिस्ट, यानी कि कोई भी डॉक्टर समझ लो, आप अपना साइकोलॉजिस्ट समझ लो, साइकेट्रिस्ट समझ लो, किसी भी एक को जो है आप समझ लो। और दूसरा होगा पेशेंट, एक एक्सपेरिमेंट लेने वाला और दूसरा जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट, यानी कि पेशेंट जिसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, वो टेस्ट किया जा रहा है। और वो टेस्ट क्यों किया जा रहा है? वो सभी टेस्ट इसलिए किए जा रहे हैं जिससे कि उस टेस्ट के बेसिस पे, यानी कि इंटरव्यू के बेसिस पे, काउंसलिंग के बेसिस पे, या जो भी कोई टेस्ट हो किए जा रहे हैं, जितने भी सभी, उन सभी टेस्ट के बेसिस पे हम एक फाइनल कंक्लूजन तक पहुंच पाएँ कि आखिरकार इस पर्सन का जो बिहेवियर वो किस तरह का है और किस तरह का नहीं है, अच्छा है, बुरा है, नॉर्मल है, अब नॉर्मल है। तो वो सभी जो है अपन डायग्नोस कर पाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट, टेस्ट बोल लो, एक्सपेरिमेंट बोल लो, यानी कि टेस्ट और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ही जो होता है पर्सन के बिहेवियर को असिस्ट किया जाता है कि क्या उसका रिजल्ट रहा, क्या नहीं। तो दैट्स ऑल अबाउट योर साइकोलॉजी की फर्स्ट यूनिट। यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी की फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है। एक बार अपन फास्टली क्विक रिवीजन कर सकते हैं, जैसे कि अपन वापस फर्स्ट स्लाइड से चालू करते हैं। ठीक है, अपन ने डिस्कस किया था कि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में आप लोगों के एक सब्जेक्ट है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का जो है कि जो फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। अब ये जो वर्ड था साइकोलॉजी, वो रुडोल्फ गोखले ने आपको डिस्क्राइब किया था सबसे पहले। रुडोल्फ रुडोल्फ जो गोखले थे, उन्होंने ये जो वर्ड है साइकोलॉजी दिया था। ठीक है, और रुडोल्फ गोखल ने ही सबसे पहली जो साइकोलॉजी की अपनी बुक है साइकोलॉजिया, वो लिखी थी। उस बुक के अंदर उन्होंने जो टर्म है साइकोलॉजी का वो यूज़ किया था। और ये जो टर्म है साइकोलॉजी, ये दो ग्रीक वर्ड से मिलके बनी हुई है, साइकी प्लस लोगस। अब ये जो वर्ड तो आ गया था, लेकिन इस वर्ड का मतलब क्या होता है, जो एरिस्टोटल ने दिया। एरिस्टोटल एक जो फिलोसोफर थे, उन्होंने फर्स्टली बताया कि जो साइकी जो वर्ड होता है उसका मतलब सोल होता है, यानी कि आत्मा, और स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ सोल इज कॉल्ड साइकोलॉजी। लेकिन बाद में जो विलियम जेम्स करके एक दूसरे फिलोसोफर आए, उन्होंने बताया कि जो एरिस्टोटल ने जो अपना डेफिनेशन दी साइकोलॉजी की, वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने जो है सोल वर्ड को कैंसिल करके माइंड वर्ड यूज़ किया, और उन्होंने कहा कि स्टडी ऑफ माइंड इज कॉल्ड साइकोलॉजी। लेकिन आफ्टर फ्यू ईयर्स दूसरे एक फिलोसोफर आए, जिनका नाम था अपना विलियम
वुंड। उन्होंने ये कहा कि जो विलियम जेम्स ने जो डेफिनेशन दी साइकोलॉजी की वो गलत है, उधर माइंड की जगह जो वर्ड यूज़ किया जाएगा वो होगा अपना कॉन्शियस एक्सपीरियंस। तो इन्होंने कहा कि स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस इज कॉल्ड साइकोलॉजी। लेकिन आफ्टर फ्यू ईयर्स फाइनली एक फिलोसोफर आए जिन्होंने जो फाइनल जो टर्म दी साइकोलॉजी की, वही टर्म आज तक अपन लोग पढ़ते आ रहे हैं, वही डेफिनेशन अपन लोग आज तक स्टडी कर रहे हैं। जो उन्होंने कहा, उन्होंने जो एक कॉन्शियस एक्सपीरियंस था उसको कैंसिल करके लिखा कि बिहेवियर की स्टडी करना, समझे? ठीक है, स्टडी ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड साइकोलॉजी, उन्होंने ये कहा। यहाँ अपना पहला इंट्रोडक्शन हो गया था। ठीक है, मेथड भी अभी अपना हो चुका है। सेकंड, अपन ने बिहेवियर के बारे में जाना कि तो कोई भी पर्सन जो अपने डे टू डे लाइफ में जो भी सभी एक्टिविटीज़ करता है, उन सभी एक्टिविटीज़ का जो एक ग्रुप होता है उसे अपन बिहेवियर कहते हैं। यानी कि मैंने लिखा था यहाँ पे इंग्लिश में, ए ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ विच इज़ परफॉर्म बाय एन इंडिविजुअल इन अ एंटायर लाइफ। अपने लाइफ में जितनी भी एक्टिविटीज़ करता है वो सभी एक्टिविटीज़ जो हैं उसका जो ग्रुप होता है उसको अपन बिहेवियर कहते हैं। उन सभी एक्टिविटीज़ को ही साइकोलॉजी के अंदर जो है स्टडी किया जाता है, तभी अपन उसको कहते, ये टर्म जो निकल के आया था वो यही था कि स्टडी ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड साइकोलॉजी। बिहेवियर को 3 एक्टिविटीज़ में डिवाइड किया गया है, कॉग्निटिव एक्टिविटीज़, कॉग्निटिव एक्टिविटीज़, अफेक्टिव एक्टिविटीज़। कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ को अपन मोटार एक्टिविटीज़ के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंदर जो भी अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ रहती हैं, लाइक अपनी डांसिंग, स्विमिंग, गेमिंग, ये सभी एक्टिविटीज़ जो आती हैं एक्सेट्रा, वो सभी कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ के अंदर आती हैं। देन नेक्स्ट अपने डिस्कस किया था कॉग्निटिव एक्टिविटीज़। देन अपन ने नेक्स्ट डिस्कस किया था कॉग्निटिव एक्टिविटीज़। कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ के अंदर क्या होता है, लाइक अपनी थिंकिंग, मेमोरी, फॉरगेटिंग, अटेंशन, परसेप्शन, लर्निंग, ये सभी जो होती हैं कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ के अंदर आती है। थर्ड अपन ने डिस्कस किया था अफेक्टिव एक्टिविटीज़। तो अफेक्टिव एक्टिविटीज़ के अंदर लाइक हैप्पीनेस, अपना जो मूड होता है, जो अपनी फीलिंग्स होती हैं, उस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सभी एक्टिविटीज़ अपने जो है उसके अंदर अफेक्टिव एक्टिविटीज़ के अंदर आती है। और साइकोलॉजी यानी बिहेवियर की इन्हीं सभी एक्टिविटीज़ को असिस्ट करके हम स्टडी करके हम पर्सन की साइकोलॉजी डिफाइन कर सकते हैं कि पर्सन की एग्जैक्टली साइकोलॉजी किस तरह की है, किस तरह की नहीं है। फिर देन अपन ने डिस्कस की थी डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी मैंने आपको बताया था कि अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आपको कम से कम 2 डेफिनेशन आपको आपके एग्जाम्स में लिख के आनी है, जिससे कि आप अच्छे नंबर गेन कर सकें। तो फर्स्ट अपनी डेफिनेशन थी साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। किसी भी इंसान के बारे में जानना, उसके बिहेवियर के बारे में जानना ही साइकोलॉजी होती है, जो कि अकॉर्डिंग टू वेल्टर थी। दूसरी जो डेफिनेशन थी वो दी थी अकॉर्डिंग टू विलियम MC डगल ने, जिन्होंने कहा कि साइकोलॉजी इज अ साइंस विच एम टू बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एज वोल। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी इंसान के बिहेवियर को अच्छे से समझना और उसको कंट्रोल करना ही साइकोलॉजी का जो है मेन एम है, यानी कि मेन लक्ष्य है। ये अपन ने MC डगल के अकॉर्डिंग पढ़ी थी। नेक्स्ट अपन ने देखा था इसके ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी। ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी के अंदर अपन ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, प्योर साइकोलॉजी देन अप्लाइड साइकोलॉजी। प्योर साइकोलॉजी के अपने आगे फर्दर सब टाइप्स से जनरल साइकोलॉजी, अब नॉर्मल, सोशल, फिजियोलॉजिकल, डेवलपमेंटल एंड जियो साइकोलॉजिकल। अप्लाइड साइकोलॉजी अपने जो है फर्दर कुछ टाइप्स में डिवाइडेड थी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, लीगल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, देन लास्ट पॉलिटिकल साइकोलॉजी। इन सब के बारे में आपको प्रीवियसली पहले बता चुका हूँ। ठीक है, अभी अपन लास्ट में डिस्कस कर रहे हैं, जस्ट रिवाइज करते हैं कि अपन ने क्या क्या पढ़ा। लास्ट अपन ने पढ़ा था मेथड्स ऑफ अपने साइकोलॉजी, यानी किस तरह से अपन साइकोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं। तो फर्स्टली अपन ने देखा था ऑब्जर्वेशन, जिसके अंदर 2 लोगों की ज़रूरत होती है, कोई भी प्रोफेशनल साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट, या और दूसरा पर्सन, जो कि साइकियाट्रिस्ट क्या करता है, पर्सन का इंटरव्यू कंडक्ट करता है, उससे सवाल जवाब करता है और उसके जो भी बिहेवियर होते हैं उसको रिकॉर्ड करता है, और उस बिहेवियर के बेसिस पे वो बताता है कि पर्सन जो है वो नॉर्मल है या अब नॉर्मल है, जो भी है। सेकंड अपन ने पढ़ा था सेल्फ ऑब्जर्वेशन। सेल्फ ऑब्जर्वेशन के अंदर इंसान खुद अपने बारे में जो भी फील करता है, जो भी महसूस करता है, वो सामने वाले को बताता है। इसका मैंने बेस्ट एग्जांपल दिया था हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट्स एडमिटेड होते हैं, वो आपको अपने जब भी कोई भी प्रोसीजर या कोई भी उनका सर्जरी यानी कि कोई भी ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन के बाद में डॉक्टर उनसे पूछता है आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तब वो अपने बारे में बताते हैं, अपना सेल्फ ऑब्जर्वेशन करके अपने बारे में जो है इंफॉर्मेशन देते हैं डॉक्टर को कि लाइक मैं ऐसा ऐसा फील कर रहा हूँ। थर्ड अपन ने डिस्कस किया था क्लिनिकल मेथड, केस मेथड। क्लिनिकल मेथड के अंदर क्या होता है कि कोई भी जो पेशेंट होता है उसका पूरी की पूरी हिस्ट्री, यानी कि पूरा जो डाटा होता है वो कलेक्ट किया जाता है, उसका नाम, उसका फैमिली हिस्ट्री, उसका एज, उसकी पास्ट हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री, और प्रेजेंट में क्या उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो सभी जो डाटा कलेक्ट किया जाता है उस डाटा के बेस पे अपन जो है फाइनली एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि किस तरह का पर्सन का बिहेवियर हो सकता है या है।
सेकंड फोर्थ अपन ने देखा था सर्वे मेथड। सर्वे मेथड के अंदर क्या होता है, लार्ज पॉपुलेशन से, काफ़ी ज़्यादा जो जनसंख्या से जो है अपन किसी पर्टिकुलर किसी टॉपिक या पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में डाटा कलेक्ट करते हैं, और उस डाटा के बेसिस पे जो है अपन बिहेवियर को जो है असिस्ट कर पाते हैं, बिहेवियर को स्टडी कर पाते हैं। लास्ट अपन ने देखा था एक्सपेरिमेंटल मेथड। इसके अंदर क्या होता है, जो डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट कराए जाते हैं, उन टेस्ट के बेसिस पे उन टेस्ट के जो डाटा होता है, इसके अंदर भी लाइक एज ए ऑब्जर्वेशन दो लोगों की ज़रूरत होती है, साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट या पेशेंट। 2 पर्सन्स आर रिक्वायर्ड मैंने लिखा है। एक तो होता है जो एग्जामिनर, जो एग्जाम करता है, एक्सपेरिमेंटर मेंटरिस्ट जो एक्सपेरिमेंट करता है, और दूसरा होता है पेशेंट या पर्सन जिसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, जिसके ऊपर वो टेस्ट किया जा रहा है। जिससे क्या होता है, उस टेस्ट का जो भी रिजल्ट होता है, उस सभी रिजल्ट को कलेक्ट करके फिर उस रिजल्ट के बिहाफ पे, उस रिजल्ट के बेसिस पे जो होता है वो पूरा डाटा जो होता है बिहेवियर को स्टडी किया जाता है कि पर्सन का एग्जैक्टली किस तरह का बिहेवियर रहेगा। तो यहाँ पे आपकी जो साइकोलॉजी की जो फर्स्ट यूनिट है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आप बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में साइकोलॉजी की जो फर्स्ट यूनिट है, इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, वो यहाँ पे पूरी तरह से पूरी हो चुकी है। ठीक है, छोटी यूनिट है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, और इजीली हो सकती है, समझ में आ सकती है। ठीक है, अगर आप एक बार थोड़ा सा और ध्यान से इसको पढ़ेंगे, इस मेरी वीडियोज़ को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, तो आपकी इजीली समझ आ जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ओके, तो आपका जो है यहाँ पे साइकोलॉजी की फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है। थैंक यू वेरी मच।